So almost all of you have joined the class. So let's start it. Last time हमने after doing that thing in atomic structure of first year regarding the electronic configuration and the quantum numbers, we back to the periodic table and we have finished that long form of periodic table, the most conceptual part. तो उसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश कर दी कि पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अफबाउ प्रिंसिपल से कैसा लिंक है। और फिर उसके बाद अब हमारी जो अब की बात है वो ये है कि अब हमें बेसिकली वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे थे और हमने आपको तमाम सब शेल्स के हिसाब से कि अगर कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की एस पर ख़त्म हो रही हो, पी पर हो रही हो, डी पर हो रही हो या एफ पर हो रही हो, तो क्या उस वैलेंस शेल को पहचानने की ट्रिक है, ये हमने आपको बताई थी और एक दो एग्जांपल्स भी की थी। तो इसी को पहले कंटिन्यू करते हैं ताकि हम आपको बता सकें कि व्हाट काइंड ऑफ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन यू आर सपोज टू राइट फॉर एवरी एलिमेंट। तो आइए देखते हैं। तो जस्ट क्विकली हमने आपसे ये कहा था कि अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन s पर ख़त्म हो रही है तो फिर उसके लास्ट ऑर्बिट का s ही बस उसका वैलेंस शेल है। और अगर किसी की p सब शेल पर ख़त्म हो रही है तो देन s and p सब शेल्स ऑफ लास्ट ऑर्बिट। इन शॉर्ट आपसे ये कहा गया था कि इन केस ऑफ एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s या p पर ख़त्म होती है, दे बिलोंग्स टू फैमिली ए। और फैमिली ए का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो उनका सिर्फ लास्ट ऑर्बिट ही उनका वैलेंस शेल है। दे आर नॉर्मल एलिमेंट्स। उनके लास्ट बस आपने कॉन्फ़िगरेशन में देखना है, सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो है वो ऑर्बिट नंबर जाहिर कर रहा होता है। तो जो सबसे बड़ा ऑर्बिट होगा वही लास्ट ऑर्बिट होगा, बस वही वैलेंस शेल है। तो उसमें एस सब शेल वालों में सिर्फ एस सब शेल होगा और पी वालों में एस भी होगा, पी भी होगा, लेकिन होंगे लास्ट ऑर्बिट के ही। अलबत्ता अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन डी पर ख़त्म हो रही हो तो उसके दो सब शेल्स उसके वैलेंस शेल में जाते हैं, एक लास्ट ऑर्बिट का एस और एक सेकंड लास्ट ऑर्बिट का डी। तो एस सब शेल ऑफ लास्ट ऑर्बिट and D subshell of second last orbit। तो यहाँ पहली कॉम्प्लिकेशन। और F में हमें ये बताया कि तीन तीन सबशेल इन्वॉल्व होंगे S ऑफ लास्ट ऑर्बिट। इस तरह S एक ऐसा सबशेल है लास्ट ऑर्बिट वाला S जो हर एक के वैलेंस शेल में आएगा। फिर इसके साथ D ऑफ सेकेंड लास्ट and F of third last। तो अब अगर मैं आपके सामने फिर कोई एग्जाम्पल लिखूं एलिमेंट की जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किसी में भी खत्म हो रही है। सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज एटॉमिक नंबर 38 एंड दैट इज कॉन्फ़िगरेशन 1s2। आप सबसे पहले उसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में s और p के साथ जो कोफिशिएंट में नंबर आ रहा है
उससे ये गैस करेंगे कि उसका लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन जिस सब शेल पर ख़त्म हो रही हो वही लास्ट हो, बाज़ औक़ात उससे पहला वाला लास्ट होता है, क्योंकि हम जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं वो थोड़ा आगे पीछे है। तो ये रही आपके पास कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज एटॉमिक नंबर 38। और अब आपने देखा तमाम सबशेल्स के कोफिशिएंट को, तो आपको अंदाजा हो गया कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट 5 आ रहा है। सो इस एलिमेंट में पांचवें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दैट इज द लास्ट ऑर्बिट। तो इस लास्ट ऑर्बिट में जो सबशेल एस है वो आखिर में ही आ रहा है इत्तेफाक से। तो इस एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ 5s2। चूंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, दिस बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, इसलिए सिर्फ एक सबशेल लिखा जाएगा और वो है 5s2, दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट कैटेगरी। फिर इसी तरह अगर मैं आपके लिए एलिमेंट लिखता हूँ 17 एटॉमिक नंबर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और आपको नजर आ रहा है इसकी कॉन्फ़िगरेशन p पर ख़त्म हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल पूरा लास्ट ऑर्बिट लेना है, और पूरे लास्ट ऑर्बिट का मतलब लास्ट ऑर्बिट का p भी और लास्ट ऑर्बिट का s भी, और नजर आ रहा है इसका लास्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है। तो ये पूरी चीज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में आएगी। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3s2 3p5। तकरीबन यही दोनों बातें किसी और एग्जाम्पल की मदद से हमने लास्ट टाइम आपसे की थी। तो अब वही डी और एफ पर आ जाते हैं कि कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें डी सबशेल शामिल हो। तो एटॉमिक नंबर 26 ये हमें ये कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p 4s2 3d6। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि सबसे बड़ा ऑर्बिट फोर्थ है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट से पहले आ रहा है। तो अब ये 4s जो है ये लास्ट ऑर्बिट का s है, और उसके साथ 3d जो है ये सेकेंड लास्ट का d है। तो ये दोनों मिलकर वैलेंस शेल बनेंगे। तो अब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन जो मैंने यहाँ आपके लिए लिखी है, फॉर एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म हो, they have to pick the s subshell of the last orbit, which is in this case 4s, and the second last orbit's d, which is in this case is 3d। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 3d6। डी की ही एक और एग्जांपल लेते हैं। वेल दिस टाइम इट्स एटॉमिक नंबर 40। कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड देन 4d2। अगेन आपने देखा कि लास्ट ऑर्बिट 5 है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट से पहले आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है लास्ट ऑर्बिट तो 5 ऐसी है, और अकॉर्डिंग टू दी रूल डिफाइन हेयर हमें लास्ट ऑर्बिट का एस लेना है और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का डी लेना है। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई 5s2 4d2। कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 4d सबसे आखिर में लिखा जा रहा है, बट इट डज नॉट मीन्स कि वो सबसे लास्ट ऑर्बिट है। ऑर्बिट गिनती के लिहाज से देखा जाएगा, और गिनती के लिहाज से 5s सबसे लास्ट ऑर्बिट है, 4d उससे पहले आता है। अलबत्ता कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम 5s में इलेक्ट्रॉन पहले दे रहे हैं, 4d में बाद में दे रहे हैं। तो वैलेंस शेल इसकी भी s और d दोनों आ गए इसमें। अच्छा, एफ सबशेल की कोई डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, सिवाय इस बात के कि आपको एफ की डेफिनेशन पता हो, और आपको ये पता हो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में जो उनके आखिरी तीन सबशेल होते हैं, लास्ट ऑर्बिट का एस, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का डी और थर्ड लास्ट ऑर्बिट का एफ, वो तीनों वैलेंस शेल में शुमार होते हैं, वो तीनों बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। बस, तो इस लिहाज से हम इसकी अमूमन पूछते तो नहीं है, लेकिन एक आधी एग्जाम्पल इसकी भी हम कर लें। तो एटॉमिक नंबर है 59। अब इस 59 की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाती है, गौर से अब देखनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। अगर आप गिने
तो ये 54 हो चुके हैं, और फिर 6s2 ये हो गया 56। अब एक छोटी सी गड़बड़ जिसकी वजह से एफ ब्लॉक की डिटेल्स को हम नहीं रखते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस में, उसकी वजह यह है कि यहाँ बड़ा एबनॉर्मल हिसाब किताब कॉन्फ़िगरेशन में होता है, लेकिन वो एबनॉर्मल हिसाब किताब कम से कम पता हो। अगर आप देखेंगे अफवाह प्रिंसिपल को, तो 6s के बाद बारी आती है 4f की, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, सो लिखा जाता है 5d1। अब ये हो गए 57, और फिर बाकी के दोनों इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं। यानी हिसाब ये बनता है कि एक एबनॉर्मल फीचर ये आती है कि एक इलेक्ट्रॉन अननेसेसरली नॉट अकॉर्डिंग टू आवर रूल डी में जाता है और फिर एफ भरना शुरू होता है। हालांकि हमारे अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक 6s के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को 4f में जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है फिर 4f भरता है, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, वो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आसान है इसलिए बताई जा सकती है। और वो वजह ये है कि व्हेन यू रीचेस टू दिस सिक्स्थ ऑर्बिट, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो 6s 5d और 4f है, इनका ताल्लुक तीन अलग अलग ऑर्बिट से है। इन सब की एनर्जी इतनी एक दूसरे के करीब करीब होती है और ऐसी ओवरलैपिंग होती है कि बड़ा मुश्किल होता है ये प्रिडिक्ट करना कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली 6s के बाद 5d की एनर्जी कम होती है, बट आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन 5d की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, 4f की कम हो जाती है। इसलिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाने के बाद बाकी सारे इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं। तो ये बात हमें याद हो जाए। तो ये एक्सेप्शनल केस का चूंकि किताब में तस्करा किया है, इसलिए हमने ये भी बात आपसे डिस्कस करनी थी। और इसी की वजह से अब हमारे सामने जो सिचुएशन है वो ये कि जब कोई एलिमेंट एफ पे खत्म होता है, तो हम उसका लास्ट ऑर्बिट का एस लेते हैं जो कि यहाँ पर है 6s, सेकेंड लास्ट का डी लेते हैं जो यहाँ पर है 5d, और थर्ड लास्ट का एफ लेते हैं जो यहाँ पर है 4f। इस तरह इसकी तीन वैलेंस शेल, तीन और सब शेल इसके वैलेंस शेल्स में शामिल हो जाते हैं, एक 6s, एक 5d और एक 4f। ठीक हो गई बात। तो ज्यादा फोकस आपका इसी बात पर रहे कि आपको हर s, p और d के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जरूर पता हो। एहतियातन हमने f की भी एक एग्जांपल बता दी कि कम से कम इसका भी हमें थोड़ा सा एक्सपोजर हो, लेकिन हम f अमूमन अवॉइड करते हैं। तो ये है वैलेंस शेल का हिसाब किताब जो हमें आगे भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर हमें याद हो इस चैप्टर में एक सेमी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज के लिए बड़ा आइडियल होता है। और वो ये है कि हम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देकर ये गैस कराने को कहते हैं कि आप बताइए कि ये पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। तो एलिमेंट की पोजीशन उसके एटॉमिक नंबर से मालूम करते वक्त हम उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और फिर उससे हिसाब लगाते हैं कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में, किस ब्लॉक में या किस ग्रुप में होगा। ये काम हम सबसे आखिर में करेंगे भी, उस वक्त इसकी और ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो अब जैसा कि हमने पहले काम किया था लास्ट टाइम, पीरियड्स की डिटेल कंप्लीट की थी और ये बैलेंस शेल उसी के अंदर शामिल हो गई, और अब हम बात करना चाहेंगे ग्रुप्स की। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स से मुराद है वर्टिकल कॉलम्स, इनको हमने दो फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए को हम रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, और फैमिली बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा, दोनों में हमने 8 ग्रुप, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जरा देखिएगा, दोनों में हमने 8 ग्रुप डिक्लेयर किए हुए हैं और उन्हें रोमन में लिखा जाता है। तो फैमिली ए वाले 1A, 2A, 3A, 4A ऐसे करके 8A तक। तो जो ग्रुप का नंबर है वो रोमन में लिखते हैं और अल्फाबेट के साथ हम फैमिली शो करते हैं। तो
इसका ये नहीं मतलब है कि अगर कहीं किसी ने 8A को ऐसे लिख दिया तो उसने कोई पता नहीं गुनाह कर दिया और ये क्या हो गया और ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज ये होती है छोटी सी कि केमिस्ट्री के अंदर या साइंस में हमने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स नोटेशंस बना रखे हैं। वो नोटेशंस हर उस शख्स के लिए जो केमिस्ट्री जानता समझता है या साइंस जानता समझता है उसके लिए बगैर बताए पता चल जाते हैं। तो अगर कोई आदमी 8A ऐसे लिखता है तो चूंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसलिए बगैर किसी घबराहट के हमें फौरन समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो बात समझ में आ ही जाती है। ये और बात है कि रूटीन नहीं है ऐसा लिखना बस, और ऐसी कोई इसमें जज्बाती कैफियत नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी बुक ने रोमन में ही लिखा है, लेकिन अगर आपको कहीं और इसे नॉर्मल तरीके से 8A लिखा हुआ आ जाए तो ये कोई घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। इसी तरह फैमिली भी 1B 2B 3B ऐसे करके लिखी जाती है नॉर्मली, और ये भी 8 ग्रुप तक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात है कि जब हम सोचेंगे कि अच्छा वर्टिकल कॉलम अगर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं तो फैमिली ए तो समझ में आ रहा है क्योंकि फैमिली ए बेसिकली एस और पी ब्लॉक के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो 2 ग्रुप एस ब्लॉक के, 6 ग्रुप पी ब्लॉक के, टोटल 8 ग्रुप, ये तो समझ में आता है। लेकिन फैमिली बी तो डी और एफ ब्लॉक से मिलके बना हुआ है, और अकेले डी में ही 10 ग्रुप है। एफ के तो 14 है, वो तो बात की बात है, अकेले डी के ही 10 है। यहाँ कैसे आपने कह दिया कि वो 8 है? तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें चक्करबाजी चल रही है। तो अब हम जानना चाहेंगे, बहरहाल जैसी भी चक्करबाजी है, इन ग्रुप्स की लॉजिक को। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल का बहुत ही पीरियड से भी ज्यादा लॉजिकल हिस्सा है, जो कि इतना आसान है कि हम इससे कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक दफा बच्चे ने समझ लिया तो उसके बाद उसके लिए 8 ग्रुप और 10 ग्रुप कोई हैसियत ही नहीं रखते। हाँ, एमसीक्यूज के लिए बड़े आइडियल हो जाते हैं। तो ग्रुप के नंबर से हम उस ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में गैस कर लेते हैं। तो आइए हम अब एक एक करके पहले फैमिली ए और फिर फैमिली बी के इस मामले को समझ लेते हैं। और ये चूंकि है ही ऐसी छोटी छोटी बातें जो एमसीक्यूज के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारे लिए कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बड़ा ही अहम हो गया। तो लेट्स सी, मैं आपके सामने फैमिली ए के लिए बात करता हूं। तो पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी आउटलाइन बनाऊंगा और उस आउटलाइन से हम ग्रुप्स के बारे में जो बताना चाहते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। अब आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया पीरियड से ही कि पीरियोडिक टेबल की शक्ल अफबाउ प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हुए बनी है। तो इस वक्त हम टेबल का वो हिस्सा हाईलाइट करेंगे जिसका ताल्लुक फैमिली ए से है। और मकसद ये होगा कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयरिंग की जाए। अच्छा, अब ये इधर देखेंगे तो ये हिस्सा फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। दिस इज फॉर फैमिली बी एंड ट्रांजिशन एलिमेंट द मिडिल पार्ट। तो इस पर बाद में बात करते हैं।
हमारा इस वक्त वो हिस्सा कंसर्न है जिसमें फैमिली ए मौजूद है, तो वो है ये है 1A, ये है 2A, ये है 3A, ये है 4A, ये है 5A, 6A, 7A और 8A। दी वर्टिकल कॉलम्स दो एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं, बाकी 6 राइट पर हैं, और बीच वाले हिस्से को फिलहाल फैमिली बी को हम टच नहीं कर रहे हैं। तो हिसाब ये बना, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक मैंने 1A के में ये जो ये अलग से एक डब्बा बना दिया, दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि पीरियड 1 में है, लेकिन उसको हमने जिस तरह से शो किया है वो आपके लिए तो पता है वैसे तो हमें कि हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टर। तो वैसे हम आम तौर पर इसे ग्रुप 1A में शो कर देते हैं सिंप्लिसिटी की खातिर, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी जगह ऐसे बनाई जाएगी, किसी भी ग्रुप में नहीं है, दरमियान में दिखा देते हैं, लेकिन है पीरियड 1 में। पीरियड 1 का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसके ग्रुप के बारे में हम कह रहे हैं कि वो कंट्रोवर्शियल है, वो अभी तक तय नहीं हुआ है, उसका कोई ग्रुप नहीं है। और दूसरा एलिमेंट हीलियम है, जो कि जाहिर बात है नोबेल गैस है, इसलिए बिल्कुल कोने पे बनाया गया है। अच्छा, अब जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, अब इन पर हम अपनी बात करें तो जो ग्रुप 1A है, तो अब जो ग्रुप का नंबर है ये बहुत सारी बातें हमें बताता है। पहली बात, ग्रुप का नंबर हमें ये बताता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट। तो 1A उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिन सब के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। 2A उन एलिमेंट्स का ग्रुप हुआ जिन सब के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है जो ग्रुप का नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट बता रहा है। तो एक ये बात हम अपने पास याद रख लें, ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। चूंकि फैमिली ए में वैलेंस शेल और लास्ट ऑर्बिट सेम होते हैं, इसलिए आप लास्ट ऑर्बिट भी लिख सकते थे, लेकिन फैमिली बी में आएंगे तो फिर ऐसी बात है वहाँ लास्ट ऑर्बिट अलग है और वैलेंस शेल अलग है, इसलिए ज्यादा मुनासिब है कि एक ही लफ्ज यूज किया जाए, सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब तो पता चल गया है ना वैलेंस शेल क्या है। तो इस हिसाब से ये पहली बात लिख दी, ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वैलेंस शेल। तो कोई कहते हैं कि एक एलिमेंट ग्रुप 5A में, आप समझ जाएंगे उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हम आपसे कहते हैं कि एलिमेंट ग्रुप 3A में है, आप समझ जाएंगे उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप नंबर से पता चल गई तो मुझे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई। कैसे? जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए S1। जाहिर सी बात है, जब उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन S में ही जाएगा ना। 2A है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए S2। और इसी तरह 3A है, यानी उसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो याद रहे 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन S में गए और तीसरा इलेक्ट्रॉन P में गया, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन होगी S2P1। 4A की होगी S2P2, 5A की होगी S2P3, 6A की होगी S2P4, 7A की होगी S2P5 और 8A की होगी S2P6। यस, देयर इज एन एक्सेप्शन, हीलियम सिर्फ S2 ही है, वो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन बाकी सारा ग्रुप के हिसाब से इट इज S2P6। तो ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो भी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, अब ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ गई कि ग्रुप का नंबर पता चल जाए तो हमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का खुद ही अंदाजा हो जाता है। अब देखिए, दो बातें हो गई, हमें ग्रुप के नंबर से ये पता चल गया कि एक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये पता चल गया कि उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अब इस वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से हम उस एलिमेंट का एक जनरल बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या है? हर एलिमेंट अपने लास्ट ऑर्बिट में कॉन्फ़िगरेशन को नोबेल गैस की तरह करना चाहता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और इस काम के लिए उसे इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब वो कोशिश मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन ना कर सके तो वो शेयरिंग कर लेता है, लेकिन मकसद यही होता है कि वो किसी तरह भी अपने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को नोबेल गैस के मुताबिक कर ले, यानी ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर ले। तो अब उसे जो चीज़ आसान लगती है, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, वो वही काम करता है। तो इस हिसाब से ग्रुप 1A के एलिमेंट्स पर गौर करें तो उनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। आप उनका ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहेंगे तो उसके लिए आपको उन्हें 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, और अगर आप उनका ऑक्टेट इस तरह कंप्लीट कराना चाहें कि अपना लास्ट ऑर्बिट खाली कर दें ताकि सेकंड लास्ट ऑर्बिट में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो आसान बात क्या है?
आसान बात यह है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें बनिस्बत इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और लॉस करने से किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव चार्ज हासिल करता है, कैटाइन बना लेता है। इसका मतलब है ग्रुप 1A के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए हम दो बातें कहते हैं, एक इनकी वैलेंसी 1 है क्योंकि ये बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं, और इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन कैटाइन जो है वो +1 है। तो आम ग्रुप 1A वाले +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं और उनकी वैलेंसी 1 है। जब आप वैलेंसी लिखते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखते। वैलेंसी सिर्फ ये बात बताती है कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है या बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, लॉस की सूरत में या गेन की सूरत में। तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है, और चार्ज जो है वो ज्यादा डिटेल बता देता है कि आया वो तादाद लॉस हो रही है या गेन हो रही है, तो एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है या माइनस चार्ज आ रहा है। तो दोनों बातें हम अलग अलग करके बता रहे हैं। 2A अब बहुत इजी बात हो गई। 2A के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो उसकी जनरल टेंडेंसी ये बनी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और इस तरह +2 का चार्ज हासिल करते हैं, और उनकी वैलेंसी होती है 2। ठीक हो गई बात। अब आइए ग्रुप 3A पर। तो इनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करें। आसान बात यही लगती है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो ये 3+3 का चार्ज हासिल करते हैं और वैलेंसी है 3। अच्छा, अब ग्रुप 1A और 2A जो मेटल्स हैं उनकी तो ये टेंडेंसी 100% फिक्स है, यानी ग्रुप 1A और 2A में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो +1 का चार्ज हासिल किए या +2 का ग्रुप 2A वाले इसके अलावा कोई काम कर दें। अलबत्ता अब जैसे जैसे हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं तो याद रखिएगा, अब जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये उनका जनरल बिहेवियर है, एंड देयर आर एक्सेप्शनल थिंग्स। तो तरीका ही यही होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज अंदाज से रखते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उन बातों को पहले हाईलाइट करें जो उनकी प्रोमिनेटिंग कहना चाहिए प्रोमिनेंट खूबियां हैं, और जो उनकी सबसे ज्यादा जिस टेंडेंसी को वो शो करते हैं। जो उनके माइनर बिहेवियर है या एक्सेप्शनल बिहेवियर है उनका तस्करा सेकंड स्टेप में किया जाएगा। इसलिए अभी हम जो बातें कर रहे हैं, यकीनन कुछ एलिमेंट हर ग्रुप में ऐसे हैं जो उससे थोड़ा सा डिविएट भी करते होंगे, लेकिन दिस इज देयर जनरल टेंडेंसी जो मोस्ट ऑफ द टाइम दे शो। तो जब हमें जनरल का अंदाजा हो जाएगा तभी तो हम जब उनके बारे में पढ़ेंगे और हम कहेंगे ये एक्सेप्शनल है, तो आपको समझ आएगी हाँ जनरली हम उनसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये अगर एलिमेंट ऐसा नहीं कर रहा तो इसकी कोई वजह होगी, फिर वो वजह बताई जाएगी। तो सब चीजें कवर अप होंगी, लेकिन सिस्टमैटिक चीजों में जरा हमें तरतीब से चलना होता है ताकि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। तो अभी हम सिर्फ उन बातों की बात कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल हम एलिमेंट से कॉमनली या जनरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि वो 100% इसी को फॉलो करेंगे। इतना अच्छा होता तो फिर तो 9th क्लास में ही केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल पढ़ा के वहीं केमिस्ट्री खत्म हो जाती। अगर एलिमेंट कोई एक्सेप्शनल काम ही नहीं कर रहे और सारे इतने सिस्टमेटिक तरीके से चलें तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, इतनी आसानी हो जाएगी। अब ग्रुप 4A में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो तो दरमियान में फंस गया ना। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन उनके लिए बराबर हैं। प्रैक्टिकली वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने में सबसे आगे है, लेकिन अगर हम इसी एक्सपेक्ट से उनको एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों काम करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं। सो वो +4 का भी चार्ज हासिल कर सकते हैं और -4 का भी कर सकते हैं। अब करते हैं या नहीं ये बात की बात है। तो 4 इनकी वैलेंसी हो गई। दोनों सूरतों में 4 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे, चाहे ये लॉस करें या गेन करें, इसलिए वैलेंसी बहरहाल 4 ही बनेगी। 5A में अब मामला रिवर्स हो गया। अब ये वो एलिमेंट हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है हाफ से ज्यादा, यानी 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, ये बात थोड़ी सी मुश्किल है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें, ये थोड़ी सी आसान है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन गेन वाली कैटेगरी में आ गए। तो ये वो एलिमेंट है जो अमूमन -3 का चार्ज हासिल करके अपने आप को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके जाते हैं, और इनकी वैलेंसी इस लिहाज से 3। अब इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 5। लेकिन वो पांचों के पांचों इनकी तरफ से बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, हिस्सा 3 ले रहे हैं।
तो ये चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसलिए इनकी वैलेंसी 3 है और चार्ज -3 शो होगा। अब ग्रुप 3 और ग्रुप 5 दोनों की वैलेंसी 3 है, लेकिन बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट है। एक 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वैलेंसी 3 हासिल कर रहा है, एक 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी 3 हासिल कर रहा है। ग्रुप 6 वाले इस लिहाज से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 का चार्ज हासिल करने की कोशिश करेंगे और उनकी वैलेंसी है 2। और ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 का चार्ज हासिल करने की कोशिश करेंगे और उनकी वैलेंसी है 1। जबकि ग्रुप 8 वाले ऑलरेडी नोबल गैसेस हैं, वो कोई चार्ज हासिल नहीं करेंगे और उनकी वैलेंसी 0 है, इसलिए उनको 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। अब अगर आप गौर करें तो आपको सिर्फ ग्रुप के नंबर को देखकर 4 इंतहाई अहम खूबियां पता चल गई हर ग्रुप के एलिमेंट के मुतालिक। दैट इज द मेन पॉइंट। हमें पता चल गया कि हर एलिमेंट जो है, हर ग्रुप का एलिमेंट में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो आमतौर पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके किस किस्म का चार्ज हासिल करते हैं और उनकी वैलेंसी क्या है। अब ये जो चार्ज के ऊपर साइन आ रहा है प्लस या माइनस, इससे ही हम एलिमेंट्स के उस पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करते हैं जो कहलाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बना रहे हैं वो एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हासिल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। आमतौर पे मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रो नेगेटिव जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो इस हिसाब से आखिरी बात अब ये शो करनी है कि हमें हर ग्रुप में ये मेटल नॉन मेटल की डिस्ट्रीब्यूशन भी याद हो और ये तादाद पता हो कि इस ग्रुप में कितने मेटल्स हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं। तो इस लिहाज से एक इंतहाई अहम बात यह है कि जो ग्रुप 1 और 2A है ये दोनों के दोनों मेटल से भरे हुए हैं। दे आर बोथ मेटल्स। ग्रुप 1A वाले मेटल्स का नाम है अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2A वाले मेटल्स का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चूंकि ये दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं एस ब्लॉक, जो हमारे चैप्टर 3 का नाम है, और वो चैप्टर 3 हमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये शर्त है हमारे सिलेबस की कि हमें एस ब्लॉक के नाम याद होने चाहिए। हमें पूरे पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स के नाम किसी ने याद नहीं कराने और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, पागलपन है। ठीक है ना। इवन मैं तो इसका भी कायल नहीं हूँ जो ये है, लेकिन इन्होंने ये रखा है हमारे सिलेबस में कि कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट, मुश्किल से 20 के करीब बनेंगे, कि उनके नाम हमें इसलिए याद हों कि वो इतने कॉमनली हम यूज़ करेंगे कि अगर आपको उनके नाम याद होंगे तो इसमें आप ही को सहूलत होगी, क्योंकि हम इम्तिहान में पीरियोडिक टेबल गिवन नहीं देते। वरना बाकी बोर्ड्स में ऐसा है, सीआई में, ओ लेवल में ऐसा है कि वो पेपर में पीरियोडिक टेबल गिवन देते हैं कि उसको इस्तेमाल करना बच्चे को आए बनिस्बत उसको याद करने के। तो याद तो हम भी नहीं करवा रहे, लेकिन हम कुछ पोर्शंस को इसलिए कहते हैं कि याद हो कि उनकी ज़रूरत हमें कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी, जिसमें एस ब्लॉक भी शामिल है। तो ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ये एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंजियम फॉर ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स हैं ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये फैमिली ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं और ये सब मेटल्स हैं। अच्छा, अब जब हम आते हैं सिमेट्री, देखिए पीरियोडिक टेबल कितनी जबरदस्त है कि बिल्कुल लेफ्ट के जो दो ग्रुप हैं वो मेटल्स हैं, तो जो राइट के दो ग्रुप्स हैं वो दोनों नॉन मेटल्स हैं। सो दे आर नॉन मेटल्स। तो जो ग्रुप 7 वाले हैं, मेरा ख्याल है कि हम सबको याद है कि ग्रुप 7 जो है वो हेलोजेंस कहलाता है। और ग्रुप 8 जो है वो नोबल गैसेस कहलाता है। तो अब नोबल गैसेस में है हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। याद रहे हमने ये अपनी बुक के हिसाब से जो 7th पीरियड है उसका ये हिस्सा खाली डिक्लेयर किया है। अब हालांकि ये भर गया है, लेकिन हम चूंकि बुक को फॉलो करेंगे तो हम इसे खाली शो करेंगे। तो हेलोजेंस भी कौन से वाले हमें पता हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। नोबल गैसेस के नाम याद हों इसलिए कि वो जो हमारी एक डिमांड है
पीरियोडिक टेबल में हमने जब पीरियड्स की डिटेल लिखी थी तो ये पॉइंट लिखते थे कि हर पीरियड किस एलिमेंट से शुरू होता है और किस एलिमेंट पर ख़त्म होता है। अलबत्ता हेलोजेंस में सबके नाम हमें याद हो ये हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। ये और बात है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में हेलोजेंस को यूज़ करते हैं, सिवाय एस्टेटीन के बाकियों के नाम हमें वैसे ही याद होते हैं। लेकिन एब्सोल्युटली ये कोई शर्त नहीं है, ठीक है ना, ये कंपल्सन नहीं है कि हमें अब ये याद हो। अच्छा, अब आपने देखा शुरू के दो ग्रुप मेटल्स हैं, आखिर के दो ग्रुप नॉन मेटल्स हैं। अब रह गए बीच में चार ग्रुप्स। इन चारों ग्रुप्स में बड़े सिमेट्रिकल अंदाज से मेटल और नॉन मेटल आधे आधे हैं, और इस तरह है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटल्स एक एक करके कम होंगे और नॉन मेटल्स एक एक करके ज्यादा होंगे। जिसका मतलब क्या है कि ग्रुप थ्री में जो है टोटल 5 एलिमेंट्स की जगह है, तो उन 5 में से एक नॉन मेटल हो जाएगा, बाकी चारों मेटल्स होंगे। जो नॉन मेटल होगा वो है पहला एलिमेंट बोरॉन, और बाकी सारे मेटल्स होंगे यानी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। सिर्फ आपको समझाने के लिए तादाद बता रहे हैं, आपको ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब हम मजीद ग्रुप 4A की तरफ जाएंगे, एक मेटल और कम हो जाएगा और एक नॉन मेटल और बढ़ जाएगा। तो अब ग्रुप 4 के पहले दोनों एलिमेंट नॉन मेटल हैं, कार्बन और सिलिकॉन, और उसके बाद के जो एलिमेंट हैं जैसे जर्मेनियम, स्टेनम और लेड, ये मेटल्स हो गए। फिर मैं ग्रुप 5 में जाऊंगा, एक नॉन मेटल और बढ़ जाएगा, एक मेटल और कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये नॉन मेटल्स हैं। और उसके नीचे जब हम बात करेंगे तो ये है एंटीमनी और पोलोनियम, ये मेटल्स हैं। सॉरी, बिस्मथ, ये मेटल्स हैं। अब ग्रुप 6A में खुद समझ में आ रहा है, अब 4 नॉन मेटल हो जाएंगे और सिर्फ एक मेटल होगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरम, और आखिरी जो है वो है मेटल विच इज पोलोनियम। तो हमें साफ क्या नजर आया कि शुरू के दोनों ग्रुप मेटल्स, आखिर के दोनों ग्रुप नॉन मेटल्स, और बीच के जो 4 ग्रुप हैं उसमें डायगोनली ये हिसाब बना है कि एक तरफ मेटल्स हैं, एक तरफ नॉन मेटल्स हैं। तो हम अमूमन ये बॉर्डर जो है वो इस तरह करके शो करते हैं कि स्टेयर केस बना हुआ है जो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बाउंड्री का काम अंजाम दे रहा है। तो इससे ये फायदा आपको हुआ कि हम नाम याद करने को तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे, इतने सारे नाम कौन याद करता फिर, लेकिन तादाद अब आपको याद हो गई कि जब हम पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप का नाम लेंगे तो आप ये बता सकेंगे कि उसमें कितने मेटल्स हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं। शुरू के दोनों ग्रुप सिर्फ मेटल्स हैं, आखिर के दोनों ग्रुप सिर्फ नॉन मेटल हैं। ग्रुप 3 में एक नॉन मेटल, 4 मेटल। 4 में 2 नॉन मेटल, 3 मेटल, यानी एक नॉन मेटल बढ़ाते जाइए, एक मेटल कम करते जाइए, तो आपको तादाद याद करने में भी कोई खास परेशानी नहीं होगी। इस तरह फैमिली ए की सारी बातें आपके सामने कम्युनिकेट हो गई कि ये ग्रुप्स जो हैं ये जनाब आपके सामने 5 बातें बड़े मजे से बता रहे हैं आपको। वो 5 बातें क्या हैं? हर ग्रुप का नंबर देखकर आपको पता चल जाता है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो किस किस्म का कैटायन बना रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किस किस्म का एनायन बना रहे हैं, वैलेंसी क्या है, और सबसे बढ़कर उन वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। अब ग्रुप 1A और 2A का स्पेशल नाम है, ग्रुप 1A अल्कली मेटल, ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, और आखिरी दोनों ग्रुप्स का स्पेशल नाम है हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। बीच के 4 ग्रुप्स का कोई स्पेशल नाम नहीं है। अलबत्ता हमने ये काम किया कि हर ग्रुप को उसके पहले एलिमेंट के नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो ग्रुप 1A को आप लिथियम फैमिली कह सकते हैं, ग्रुप 2A को आप बेरिलियम फैमिली कह सकते हैं, ग्रुप 3A को बोरॉन फैमिली, ग्रुप 4A को कार्बन फैमिली, ग्रुप 5A को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6A को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 7A को फ्लोरीन फैमिली, और ग्रुप 8A को हीलियम या नियॉन फैमिली कहते हैं। तो इसमें अब जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना कि किसको क्या कहना है और क्या नहीं कहना, ये मुख्तलिफ किताबों में और बहुत सारे अंदाज से हमने इसे डिस्क्राइब किया हुआ है। बिकॉज जाहिर सी बात है ये कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, ये तो हमने अपनी सहूलियत से बनाया है। इसलिए मुख्तलिफ किताबों में जो पीरियोडिक टेबल बने होंगे उनके सिम्बल्स, उनकी लेबलिंग और उनके नामों में फ़र्क हो सकता है। इसी तरह ये जो बात मैंने आपसे कही है कि हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स के हर ग्रुप को उसके पहले एलिमेंट के नाम से डिस्क्राइब करते हैं, तो कुछ किताबों में ऐसा भी है
कि पहले दो एलिमेंट्स के नामों से याद किया जाता है। तो हम ग्रुप 1A को लिथियम और सोडियम फैमिली, ये लफ्ज भी कहीं लिखा हुआ देखेंगे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फैमिली फॉर ग्रुप 2A, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फैमिली फॉर ग्रुप 3A, कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली फॉर ग्रुप 4A। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी किताब ने फर्स्ट मेंबर के नाम से याद किया है और ये दो नामों से भी याद किए जा सकते हैं। फैमिली ए की सारी बातें हो गई, अब आ जाए फैमिली बी की तरफ। तो अब फैमिली बी में जो हमने आपके सामने सेंट्रल पार्ट बनाया है, अब अगर मैं उसमें ग्रुप्स डिफाइन करूं, क्योंकि यहाँ एक कंफ्यूजन ये थी कि भाई ये तो 10 ग्रुप्स तो फैमिली बी के ही में सिर्फ डी के ही हैं, तो आपने इसको कैसे कह दिया कि ये 8 हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन डी पर ख़त्म होती है उनके 10 कॉलम्स हैं। अब हम उन्हें 8 ग्रुप्स क्यों कह रहे हैं ये हम अब बताएंगे। लेकिन एक चीज़ अभी जो थोड़ी देर पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो एक बात ये आई थी कि हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो एक एक्सेप्शनल रूल ये है कि 6s के बाद डायरेक्ट 4f नहीं भरा जाता, बल्कि पहले 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 4f में जाता है। इसका मतलब है रूल कुछ भी रहा हो, प्रैक्टिकल ये है कि 6s के बाद d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर f पूरा भरा जाएगा, फिर d2 d3 d4 d5 आएगा। तो पीरियोडिक टेबल की शक्ल में भी हमने यही चीज फॉलो की है कि जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन D1 पर ख़त्म होती है, वो पहले, ये वाला ग्रुप जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D1 पे ख़त्म होती है, और फिर ये वो हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D2 पर ख़त्म होती है। तो D1 और D2 के दरमियान वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन F पे ख़त्म होती है। तो F1 से लेकर F14 तक ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शक्ल जो पीरियोडिक टेबल की है, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही बनाई है। तो हमने डी के ग्रुप्स के दो हिस्से किए हैं, एक ग्रुप पहले आएगा, 9 ग्रुप्स बाद में आएंगे और उनके बीच में एफ ब्लॉक आएगा। अच्छा, एफ ब्लॉक में 14 कॉलम्स बनने चाहिए, उनको हमने ग्रुप्स के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया है, यानी एफ के अंदर ग्रुपिंग डिफाइन नहीं है, यानी उनके वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप नहीं कह रहे। क्यों? इसलिए कि जो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 4f पे ख़त्म होती है उनको हमने कहा है लेंथेनाइट्स, और ये एलिमेंट्स एज लेंथेनाइट्स क्योंकि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो हम इन्हें हॉरिजॉन्टली पढ़ने के बजाय वर्टिकली पढ़ते हैं। और इसी तरह उनके नीचे हैं एक्टिनाइट्स। तो एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स दो मशहूर ग्रुप हैं 14-14 एलिमेंट्स के, जिनकी खूबियां चूंकि आपस में बेहद कॉमन है, इसलिए हम इन्हें ग्रुप्स की सूरत में पढ़ने के बजाय पीरियड की सूरत में एज लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स पढ़ते हैं। और ये और बात है कि हमें तो वो भी नहीं पढ़ने। अच्छा, इसका मतलब है फैमिली बी में जो ग्रुप्स हैं वो प्रैक्टिकली डी के ग्रुप्स हैं, लेकिन है तो वो 10, तो फिर आपने उन्हें किस तरह 8 बनाया है। आइए देखते हैं हमने उन्हें किस तरह 8 बनाया है। तो D1 वाली बातें बाद में बताते हैं, पहले ग्रुप की नंबरिंग शो कर देते हैं। तो ग्रुप की नंबरिंग ये है कि इस ग्रुप को कहते हैं 3B, इसको कहते हैं 4B, फिर कहते हैं 5B, 6B, 7B, एंड देन वी डू स्ट्रेंज थिंग। तीन ग्रुप्स को कंबाइन हम 8B कहते हैं, एंड देन आई हैव 1B एंड 2B। तो अब एक उलझन ये नजर आ रही है कि गिनती जो है वो 3 से शुरू हो रही है और आखिर में 1 और 2 आ रहे हैं। तो इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको नीचे लिख के बता दिया है कि ग्रुप का नंबर हम दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है अगर मैंने किसी को ग्रुप 3B लिखा है, तो मैं ये डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कि उस ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर किसी को मैंने 5B लिखा है तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो इस बेस पर है जिसको हम अभी प्रूफ कर देंगे। हाँ, जो हमने अजीब हरकत की है वो ये की है कि बजाय 8, 9 और 10B लिखते, हमने तीन ग्रुप्स को इकट्ठा 8B डिक्लेयर करके एक तरह से जबरदस्ती फैमिली बी में 8 ग्रुप्स बनाए हैं, एंड दैट्स ट्रू। तो ये जो मॉडल है या ये जो लेबलिंग है, ये वो है जो जिसे हमारी बुक फॉलो कर रही है, इसलिए हमने भी इसी को फॉलो करना है। और इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि हम ये चाहते थे कि फैमिली ए और फैमिली बी दोनों में ग्रुप्स की तादाद में
एक तो बराबर रहे और वो 8 हो, तो उससे लॉ ऑफ जो ऑक्टेट रूल है हमारा कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट ऑर्बिट में हो जाए वो नोबेल गैस बन जाता है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना था। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कोई ऐसे दम की बात नहीं है, इसलिए अगर आप कुछ और बुक्स को देखें अपने सिलेबस से हटकर, तो 8B को 3-3 ग्रुप्स पे लिखने के बजाय बहुत सारी बुक्स में इसे 8B, 9B और 10B लिखा गया है, और ये कहा गया है कि फैमिली बी में 10 ग्रुप है और फैमिली ए में 8 ग्रुप है। इसका मतलब ये कोई जज्बाती इशू नहीं है, हम इसमें दोनों चीजें लिख सकते हैं और हम फॉलो उसे करेंगे जो हमारी किताब में है, ठीक है ना। तो अब 3B के एलिमेंट जो हैं अगर आप उनको गौर से देखें तो यहाँ जो एलिमेंट है वो है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और उसका नाम है स्कैंडियम। तो इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो जो रूल्स अभी बताए थे उसके मुताबिक इसका वैलेंस शेल होगा 4s2, 3d1, लास्ट ऑर्बिट का s और सेकेंड लास्ट का d, और उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक d में, दो s में, टोटल आ रहे हैं 3, इसलिए इसका नाम 3b रखा गया। तो 3b में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s2d1 पे खत्म हो रही है। फिर 4B में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S2D2 पर खत्म हो रही है। ये एलिमेंट है टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 22, फिर वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 23, शुड बी S2D3, और फिर 6B में है 24 विच इज क्रोमियम। और हम सबको याद आएगा कि हमने आपसे कहा था कि S2D4 कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, बल्कि इस मकसद के लिए कि S और D दोनों हाफ फिल हो जाएं, जो कि ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन है, S का एक इलेक्ट्रॉन D में जाता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है S1D5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही बनेंगे, चाहे आप S2D4 करके लिखें या S1D5 करके लिखें। चूंकि S2D4 प्रैक्टिकली होती नहीं, होता है S1D5, इसलिए हमें वही याद रखना है। इसी तरह ग्रुप 7B में है मैग्नीज और वो होगा S2D5, एंड देन वी हैव 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली S2D6 है फॉर आयरन, S2D7 है फॉर कोबाल्ट और S2D8 है फॉर निकेल, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद डेफिनेटली 8, 9 और 10 बनती है। इसलिए इन्हें 8, 9 और 10B कहना ज़्यादा सूटेबल है, और हम ऐसा कहते भी हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन चूंकि हमारी बुक में ये पुराना वाला फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे 8B लिखा है। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे। तो MCQs में जिस हिसाब से सवाल पूछा जाएगा वो जाहिर सी बात है आपकी किताब का ही होगा, इसलिए आपको किताब वाला ही फॉलो करना है। तो अब ये तीनों ग्रुप्स मिलाकर हमने 8B कह दिया और 9 और 10 को लिखने से एक तरह से अवॉइड किया है। अब ये जो आगे 1B आ गया, इसका क्या हिसाब है, ये है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, वो है कॉपर, और कॉन्फ़िगरेशन बनती है S2D9। लेकिन जैसे क्रोमियम में एक्सेप्शनल हुआ है कि D को स्टेबलाइज करने के लिए हमने S का एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ भी ऐसा होगा, D को फुलफिल किया जाएगा और S का एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली होती है S1D10। अब S1D10 में चूंकि D भर गया है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में नहीं गिना जाएगा, सिर्फ S1 गिना जाएगा। तो चूंकि S1 गिना जाएगा तो ये 1B कहलाएगा। इसी तरह जो आखिरी वाला है 30 जिंक, उसकी कॉन्फ़िगरेशन S2D10 है, D के इलेक्ट्रॉन नहीं गिने जाएंगे क्योंकि वो भर गया है, तो दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ S के गिने जाएंगे, तो जिंक में का ग्रुप का नंबर हो गया 2B। तो ये है वो लॉजिक जिससे हमने फैमिली बी के ग्रुप्स उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाए हैं, फैमिली ए वाले भी इसी तरह बनाए थे। अच्छा, अब यहाँ पर आपके दिल में ये बात आएगी कि अब हम फैमिली ए की तरह यहाँ भी वो सारी बातें लिखें जो हमने लिखी हैं कि इनका कॉमन चार्ज क्या है, इनकी वैलेंसी क्या है। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत दो बातों की वजह से नहीं है। एक तो ये है कि ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इनमें नॉन मेटल्स है ही नहीं, और मेटल है तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हासिल करते हैं, नेगेटिव तो कर ही नहीं सकते। और लेकिन फिर भी क्या पॉजिटिव चार्ज हासिल करते हैं ये बता दें, तो इसमें एक सबसे अहम बात जिसकी वजह से मेंडलीव के ज़माने से ये रियलाइज़ कर लिया गया कि इस ग्रुप का बिहेवियर बाकियों से डिफरेंट है, वो ये है कि चूंकि इनमें एक से ज़्यादा ऑर्बिट्स
वैलेंस शेल में शामिल है। लास्ट ऑर्बिट का एस भी इन्वॉल्व है और सेकंड लास्ट का डी भी। तो इनकी वैलेंसी या इनके चार्जेस जो है ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा ग्रुप 1A के लिए है कि मैंने फिक्स तौर पर कह दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इनका चार्ज हमेशा +1 होगा। इधर ऐसा नहीं है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके मुख्तलिफ कंपाउंड्स पर मुख्तलिफ चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फिलहाल वो चार्जेस नहीं शो कर रहे, क्योंकि दे आर मोर देन वन। हर एलिमेंट जो है एक से ज्यादा कैटाइन बना सकता है। तो इसलिए इनकी गुफ्तगू का यहीं तक इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हाँ, अभी अलग से इनकी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया आपके पास ग्रुप का पूरा चार्ट। अब आप देख सकते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ते थे तो ये सब करने के बाद हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी बताते थे। अब वो रट्टे लगाने की हमें जरूरत नहीं, हमें यही ट्रिक, यही चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फैमिली ए फैमिली बी की सारी जरूरी बातें आ गई। फैमिली ए में हर ग्रुप के बारे में 5 बातें थी, फैमिली बी में हर ग्रुप के बारे में बस 2 ही है, कि आपको ग्रुप का नंबर और उससे रेलेवेंट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आती हो। ठीक है ना, बाकी जो बातें हैं वो मैं अलग से आपको बताता हूँ। तो ये हो गई सारी बातें ग्रुप्स की। और जो मैंने अब कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हम आपसे अलहदा से शेयर कर रहे हैं। वो क्या है? वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात ये है कि ये सारे मेटल्स हैं, कोई नॉन मेटल यहाँ नहीं है। फिर दूसरी बात, जैसे कि मैंने कही आपसे, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स में इनका चार्ज जो है वो एक से ज्यादा होता है। मसलन यही स्कैंडियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो जब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है तो ये अपने 4s के इलेक्ट्रॉन भी यूज करता है और 3d के भी। चूंकि 4s सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, कॉन्फ़िगरेशन में फिर वही बात कर रहा हूँ, लिखने में पहले आ रहा है, लेकिन अगर आप इमेजिन करेंगे, ये सेकेंडियम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो 4s यहाँ है और 3d यहाँ है। तो ये चूंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पहले हिस्सा लेते हैं। कितने हैं? 2। तो स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 4s से, तो चार्ज हासिल करता है +2। अपने बहुत सारे कंपाउंड्स में इसका चार्ज +2 है। लेकिन चूंकि 3d में एक इलेक्ट्रॉन इसे बेचैन किए हुए है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रही, इसलिए ये मजीद रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन 3d का भी इस्तेमाल कर सकता है। उस सूरत में इसका चार्ज हो जाता है +3। तो अब अपने बहुत सारे कंपाउंड में इसका चार्ज +2 है, बहुत सारे कंपाउंड में इसका चार्ज +3 है। यानी अब मिसाल के तौर पर अगर स्कैंडियम फर्ज कर लीजिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और हम इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं जिसका चार्ज -1 है, तो क्या कंपाउंड बनेगा? SCCl2। यही स्कैंडियम क्लोरीन के साथ अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है तो क्या कंपाउंड बनेगा? SCCl3। तो एक से ज्यादा चार्जेस के कंपाउंड ये एलिमेंट्स बना सकते हैं, सब के सब सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये खूबी है। फिर इसी तरह सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में खूबी ये है कि ये बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जिसमें ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाइड्रोजन के चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं वैसे, और हम यहाँ पे भी दोबारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करते हैं और ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनकी तफसीलात वहाँ आ रही हैं। फिर इसके बाद ये पैरामैग्नेटिक हैं, यानी मैग्नेट की मदद से अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए है कि इनके डी सब शेल में कम से कम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। तो डायामैग्नेटिक उन चीज़ों को कहते हैं जो किसी चीज़ के साथ, जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, और पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मेटल्स पैरामैग्नेटिक हैं। कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं,
और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उन कंपाउंड को कहते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब ये सिर्फ मैंने हाईलाइट की हैं प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल्स का तो इन्हें बहुत तफसील से पढ़ेंगे, इसलिए अभी फिलहाल इन सब की डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ ये हमने एक तरह से नाम बता दिए इनके। तो अब ये ग्रुप्स की सारी बातें हो गई जिनका ताल्लुक ग्रुप ए, फैमिली ए से भी था और फैमिली बी से भी था। अब पीरियोडिक टेबल की एक आखिरी फीचर जो ऑलमोस्ट इसी में कवर हो चुकी है वो है ब्लॉक वाइज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो हम आपसे डिस्कस करने के बाद वो चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर देकर हम उनकी पोजीशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। दैट विल बी फिनिश्ड लास्ट टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक वर्कशीट करेंगे पीरियोडिक टेबल के इस चैप्टर की भी, जिसमें ये सारा टॉपिक जो हमने पढ़ा है उससे कुछ मॉडल क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि उनकी प्रैक्टिस